बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक हो गया, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 की जानिब, जहां पर आपको फंक्शन दे दिया गया है y इक्वल्स टू cos 4x। ओके, अब आप जानते हैं कि cos x की डोमेन क्या होती है जी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ कि हम cos में कोई भी एंगल डाल सकते हैं इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, तो हमारे पास रेंज आएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि सिंपल डोमेन जो है वो लिख ली गई है cos x की। अब यहाँ पर अगर फंक्शन में देखिए तो आपको x की जगह 4x दिया हुआ था, तो यहाँ पर आ चुका cos 4x। ठीक हो गया, अब यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर दिया जाएगा आप दोनों जानिब उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक हो गया, तो जब 4 यहाँ पर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो इन्फिनिटी आंसर आ चुका, और यहाँ पर जब 4 माइनस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इन्फिनिटी आ चुका। इसी तरह से अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे फर्दर तो आपके पास इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ 7 cos 4x इज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो रेंज की बात करते हैं और हमारे पास फंक्शन सेम है 7 cos 4x। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो सिंपल cos x की रेंज क्या होती है -1 टू +1, ऐसी बात है। ओके, लेकिन फंक्शन में हमारे पास सिर्फ cos x नहीं है बल्कि cos 4x है, तो आप 4 ले लें यहाँ पर। ठीक हो गया, दोनों जानिब 4 को मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर आ जाएगा +4, यहाँ पर आ जाएगा -4। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें सेकंड स्टेप पर तो यहाँ पर भी 4 आपको दिख रहा है, ऐसी बात है। यहाँ पर भी 4 मौजूद है और यहाँ पर भी 4 है, तो हम क्या करते हैं सिंपल डिवाइड करा देते हैं अपनी इक्वेशन को 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये तो y की वैल्यू है, y का फंक्शन है ना। ठीक हो गया, अब सिंपल हम क्या करते हैं फंक्शन में अगर आप देखें तो 7 भी मौजूद था cos 4x के साथ, तो आप क्या करेंगे सिंपल 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों जानिब, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर -7 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो 7 cos 4x की है -7 to 7, जहाँ पर हमारे पास 7 और -7 दोनों इंक्लूडेड हैं क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। ठीक हो गया, ओके, अब अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, तो फंक्शन देखिए y इक्वल्स टू cos x/3, और cos x की सिंपल डोमेन क्या होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसी बात है। ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं है बल्कि हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में x/3 है, तो सिंपल x/3 करें। इस तरह से भी आपका आंसर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी आएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर डोमेन आ चुकी है आपकी cos x/3 इज -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करें रेंज की तो यहाँ पर देखिए कि सिंपल cos x की रेंज क्या होती है -1 to 1, ऐसी बात है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखें थीटा x के बजाय x/3 है। ओके, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप x की जगह x/3 लिख लें। अगर यहाँ पर कोई फर्दर नंबर होता तो हम दोनों जाने मल्टीप्लाई करा देते, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर मौजूद नहीं है, तो सिंपल हमारी रेंज आ चुकी है cos x/3 की -1 to 1, और ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है, जिसका मतलब है कि -1 और 1 आपकी रेंज में इंक्लूडेड है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू sin 2x/3। सबसे पहले हम सिंपल बात करेंगे कि sin x की डोमेन क्या होती है जी, वो होती है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब x की जगह यहाँ पर x/3 दिया गया है, तो आप पुट कर लें। ठीक हो गया, और यहाँ पर याद रखें कि साथ में कोई वैल्यू आएगी तो वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 है। ठीक, इसको जब आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू इतनी बड़ी होती है कि अगर उसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ठीक हो गया, इस वजह से यहाँ पर इन्फिनिटी आ चुका, और यहाँ पर भी जब वो मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही देगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास डोमेन ऑफ साइन 2x/3 आ चुका है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। समझ रहे हैं बात को? ओके, अब अगर हम बात करें रेंज की तो आप जानते हैं कि साइन x की वैल्यूज़ आती हैं 1 और -1 के दरमियान में, ऐसी बात है। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखिए तो मैंने आपको पहले बताया था कि x की जगह यहाँ पर x/3 आ जाएगा।
ठीक है, जो कि फंक्शन में गिवन था। और साथ में अगर 2 है तो दोनों जानिब हम 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, यहाँ पर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। सिंपल हम अपनी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कराते हैं। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ऐसी बात है, ठीक हो गया। और ये तो y का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो sin 2x/3 की है -1 to 1, और ये है हमारे पास क्लोज इंटरवल, यानी -1 और 1 इंक्लूडेड हैं। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन गिवन है y = 7 cot π/2x। अगर हम सिंपल बात करें कि कॉट की डोमेन क्या होती है, तो कॉट की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज़ नॉट इक्वल्स टू n पाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन में, तो यहाँ पर x के साथ π/2 आ चुका है, तो सिंपल आप यहाँ पर π/2 साथ में मेंशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। कटिंग करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि x जो है वो अब इक्वल नहीं होना चाहिए 2n के, अगर आपके पास फंक्शन होगा cot π/2x। ऐसी बात है, समझ रहे हैं बात को? ठीक हो गया। तो अब आप डोमेन यू शो कर सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2 पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक हो गया। इस तरह से आप फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 की डोमेन। अब अगर हम बात करें कॉट की रेंज की, तो आप जानते हैं कि कॉट की रेंज होती है -∞ टू +∞। ऐसी बात है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आपका फंक्शन इस तरह से होगा 7 cot π/2x, तो आप जानते हैं cot x किसके इक्वल होता है? cos x बाय sin x। सिंपल आप क्या करें, x में π/2 पुट करें, यानी 90 और 90 दोनों को सॉल्व करें, तो यहाँ पर आ जाएगा 0/1, जो कि इक्वल होता है 0 के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेंज जो है वो 7 cot π/2x की है 0। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 का। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ चुकी होगी। ओके, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, जहाँ पर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 4 tan पाई x। आप जानते हैं कि tan x की क्या डोमेन होती है? x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1 π/2। ऐसी बात है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अपने फंक्शन से कंपेयर करें, तो यहाँ पर x के साथ पाई आ चुका है, तो आप यहाँ पर पाई लगा लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में पाई को डिवाइड करेंगे, इस तरह से पाई और पाई की कटिंग हो जाएगी, तो अब आपके पास 2n + 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। यानी कि जब हमारे पास यहाँ पे tan पाई x होगा, तो हमारे पास x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1/2 होना चाहिए। ओके, तो डोमेन कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2n + 1/2। ओके, और यहाँ पर n बिलोंग करेगा इंटीजर से। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो आप अच्छे से जानते हैं कि tan x की रेंज क्या होती है? -∞ टू ∞। ऐसी बात है। लेकिन अगर हम बात करें tan पाई x की, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं tan पाई x आ चुका है। tan 180 आप जब पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, और साथ में अगर 4 को मल्टीप्लाई करा दें तो तब भी 0 ही होता है। इस तरह से रेंज ऑफ 4 tan पाई x इज 0। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6, जहाँ पर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करनी है जब y इक्वल्स टू कोसेकेंड 4x होगा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि कोसेकेंड किसके इक्वल है? जी, कोसेकेंड x किसके इक्वल है? 1/sin x के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एंगल पुट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कोसेकेंड की आती जाएगी। ठीक हो गया। इसलिए आपको ध्यान रखना है डोमेन में कि यहाँ पर कभी भी हम ऐसी वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि जिसका आंसर 0 आए। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/0 आने की वजह से हमारे पास कोसेकेंड x का फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने वो तमाम वैल्यूज़ लेनी हैं जिससे आपका कोसेकेंड का फंक्शन डिफाइंड आए, ना कि अनडिफाइंड। सही हो गया। यहाँ पर देखिए sin 0 पुट करें, sin पाई पुट करें, sin 2 पाई पुट करें, यहाँ तक कि n पाई तक आप चले जाएं, तो आपके पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ 0 आएंगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से आप कहेंगे कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। ठीक, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोसेकेंड का आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए कि कोसेकेंट के साथ 4x है, तो सिंपल आप लिखेंगे कि 4x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई। ये वाला 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल वहाँ पर डिवाइड करें। इस तरह से आपकी डोमेन आ जाएगी x सच दैट x शुड नॉट बी इक्वल्स टू n पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 की डोमेन फाइंड कर ली है। अब अगर यहाँ पर रेंज की बात कर ली जाए तो कोसेकेंट 4x किसके इक्वल होता है, 1 बाई साइन 4x के। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कोसेकेंट की वैल्यूज़ टोटली डिपेंड करती हैं 1 बाय साइन 4x पर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन 4x ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आपके कोसेकेंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और ग्रेटर देन 1 आएंगी। ठीक, और अगर जो है वो साइन 4x की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाती हैं, लेस देन 0 हो जाती हैं, तो आपके पास फिर कोसेकेंट की वैल्यूज़ भी लेस देन -1 आएंगी। ठीक हो गया, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ पर साइन 4x की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। क्यों, ये तो हम अभी डोमेन में डिस्कस कर आए थे कि जैसे यहाँ पर 1/0 होगा तो आपके पास कोसेकेंट 4x अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोसेकेंट की रेंज बनेगी y इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू -1 एंड y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि 0 कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा कोसेकेंट की रेंज में। आप इस तरह से भी रेंज को शो करा सकते हैं कि -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी। ओके।